समान शिक्षा देनी है। शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो कभी क्या इस प्रोफेशन की तरफ गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया? हर बच्चा हर चीज़, हर नई चीज़, हर नए दिन सीख रहा है। देश भर में चुनाव हो रहे हैं और चुनावों का एक प्रमुख नारा रहता है, सबको शिक्षा एक समान। क्या आज़ादी के इतने वर्ष बाद तमाम सरकारें आई और गई, क्या सबको शिक्षा समान मिल पाई और क्या ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा का भेद मिट पाया? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए अंबेडकर नगर जिले में ब्रेन सीड स्कूल में आए हैं और मेरे दाहिनी बाएं तरफ हैं वर्तिका नागर जी, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और मेरे दाहिनी तरफ हैं रजनी चौधरी जी, जो पूरे स्कूल को संचालित करती हैं, प्रबंधक हैं, मालकिन हैं, और एक नए कंसेप्ट के साथ ये इस इंटीरियर में इन्होंने एक विद्यालय शुरू किया है। रजनी जी, सबसे पहले आप ही शुरू करेंगे। आपके मन में आज तो विद्यालय शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है, लोग उस पर इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करते हैं कितना रिटर्न आ जाएगा, आपने इतने इंटीरियर गाँव में क्यों चुना इसको? अभी जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हमें एक समान शिक्षा देनी है, वो चाहे हमारा शहर हो चाहे गांव हो। तो वही एक कोशिश करी है, कह लीजिए एक हम लोगों ने एक चेंज स्टार्ट किया है एजुकेशन की फील्ड में, कि यहाँ के लोग जिस उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाते थे, लखनऊ में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, बड़े बड़े स्कूल्स के नाम हैं, उन स्कूल्स की फैसिलिटी जैसे कि रोबोटिक्स है, उन स्कूल्स जो करिकुलम फॉलो करते हैं, जिस स्तर की शिक्षा देते हैं, जो एजुकेशन टीचर्स होते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ लाने की कोशिश की गई है। उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करा सके, और उस हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी इस लेवल का है कि यहाँ के लोग उसको अफोर्ड कर सके, बहुत महंगी नहीं है। और हमने कोशिश करी कि सबको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सके एक नॉर्मल रेट में, एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर के दौरान, जिसमें हम लोगों ने रोबोटिक्स लाया है, हम लोगों ने यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई है। हमारे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर बाहर के शहरों से हैं, जो आपको एजुकेशन देंगे, जिनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है बड़े बड़ी सिटीज़ में काम करने के लिए। उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट एजुकेशन जुड़ा हुआ है, जो एक ग्लोबल पार्टनर है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, हैदराबाद में, ये सारी जगहों में जो बेसिक करिकुलम वहाँ फॉलो होता है, सेम करिकुलम हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ का जो स्तर होगा वो आपको सेम मिलेगा, जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, मिलेगा। ठीक है वर्तिका मैम, आप यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, तो क्या मुश्किल देखती होंगी क्या कि जो बच्चे आते हैं उनको ट्रेड करना मुश्किल होता होगा, या आपको लगता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है ये उनके अनुकूल नहीं रहता है? सर, पहले तो मैं उस बात से शुरू करना चाहूँगी कि आपने कहा था, मुझे लगता है कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन क्या कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है? तो कभी क्या इस प्रोफेशन की तरफ गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया? तो मुझे लगता है इसमें भी उनका फंड रेज करना या सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ के जो चैलेंजेस है, जैसा आपने पूछा, वो शहर से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि शायद बच्चे एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको पढ़ाने के लिए हमें बहुत, जो हम 8 घंटा मेहनत करते थे, शायद वो हमें यहाँ पे 18 घंटा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें आज तक वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। और हमने स्कूल में यही चीज़ की कोशिश करी है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ देखने से या सुनने से आती है, तो हम किसी चीज़ को अगर लाइव देखेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है, जिसके लिए हमने अपने हर क्लासरूम को एक डिजिटल क्लासरूम बना रखा है। हर क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड है, जिसके कॉन्सेप्ट की, कोई भी नया कॉन्सेप्ट होता है, बच्चा उस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ता है। तो जब वो चीज़ सामने देखता है, किसी ब्रेन पढ़ा रहे हैं तो ब्रेन का एक 3D व्यू देख रहा है, जिसको टीचर एक्सपैंड कर सकती है, रोटेट कर सकती है, मार्क कर सकती है, तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है अगर इंटरेस्ट जगाया जाए इन लैब्स के थ्रू, इंग्लिश लैब, रोबोटिक्स लैब, मैथ्स लैब, तो बच्चा हर दिन स्कूल आना चाहेगा। और ये हमारे यहाँ है, बच्चे को एक इंटरेस्ट रहता है कि यहाँ जाएंगे, आज कोई नई एक्टिविटी होगी। तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस पे इस स्कूल को एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ हर बच्चा हर चीज़, हर नई चीज़, हर नए दिन सीख रहा है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उसका स्टैंडर्ड कंपेरेबल है किसी भी शहर के स्कूल से। ठीक है, बट क्या मैम, जब आप देखते होंगे प्राइमरी स्कूलों का शिक्षा का स्तर, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी समाज का एक अंग है, तो आपको क्या लगता होगा कि क्या शिक्षा में बुनियादी सुधार क्या होना चाहिए? सर, बुनियादी सुधार यही होना चाहिए कि जब ऊपर से मैनेजमेंट का विजन स्ट्रांग होगा, तभी वो स्कूल अच्छा होता है। वैसे ही प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो अगर गवर्नमेंट का विजन ऊपर से स्ट्रांग होगा कि नहीं, सुधार लाना है, सुधार तभी आएगा। अगर हम एजुकेशन को बिजनेस का मोटिव बना लेंगे, तब वहाँ पे
वो आप सुधार नहीं देख पाएंगे। तो सुधार ऊपर से शुरू होना चाहिए। तो अगर चाहे वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में जो ओनर्स हो, वहाँ से वो विजन की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे अगर स्ट्रांग होगा तो स्कूल सुधर जाएगा। ठीक है रजनी मैम, आप जब स्कूल शुरू कर रही थी इतने इंटीरियर में, लोगों ने मना किया होगा कहाँ के फंस रही हैं इस बीहड़ में, इस एकांत इलाके में, यहाँ तो खर्चा भी निकल पाएगा, लेकिन सबके बावजूद आपने क्यों चुना? और आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में प्रायोरिटी पे है? पॉलिटिक्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट यस, मेरी पर्सनल अपनी एजुकेशन जो है वो इलाहाबाद गर्ल्स हाई स्कूल से है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने ये चीज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर GD वर्मा जो मेरे हस्बैंड है और यहाँ के ओनर भी हैं, उनसे मैंने ये चीज़ें बात करी थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उस लेवल का नहीं है जैसे आप लोग जहाँ से स्टडी करके आए हैं। तब वहाँ से हम दोनों का विजन, और हमारे घर में बाबूजी लोग भी टीचर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वहाँ से एक ऐसा विजन निकल के आया कि ये उनकी अपनी जगह है जहाँ पे अगर हम लोग कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं और आज अगर हम लोग अपनी जगह, अपनी ज़मीन पे काम करने लगेंगे तो शायद इसको भी और बेटर बना देंगे, यहाँ के लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। वहाँ से एक नया विजन निकला कि हम लोग अब यहाँ पे कुछ शुरू करते हैं, एक एजुकेशन बेस पे यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा देते हैं। फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि कहाँ आए हैं कहाँ नहीं है। अब जहाँ हम रहेंगे हम उस जगह को खुद अच्छा बना सकते हैं। हम लोगों से ये जगह है, हम लोगों को ही बनानी है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आएगा। ये अगर हम लोग प्रण ले लें कि हम हैं, हम लोग बनाएंगे इस जगह को अच्छा, हम सुधारेंगे चीज़ को, यहाँ के सिस्टम को, सारी चीज़ें, तो हमेशा ये बेटर होगी। ठीक, एक नई चीज़ है रजनी जी कि आप दोनों लोग प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आमतौर पे डॉक्टर हॉस्पिटल खोलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उससे उलट बिल्कुल शिक्षा में काम किया। चाहे होते आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता, वो भी एक समाज सेवा थी। तो आपको क्या लगा कि हॉस्पिटल से बेटर है कि ब्रेन सीड जैसे किसी एक स्कूल की नींव डालना? दोनों अलग फील्ड है, दोनों हॉस्पिटल है, एक जहाँ पे हम लोग लोगों की सेवा वहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं। बस ये हम लोग का इंटरेस्ट था, शायद हमारी फैमिली में भी टीचर्स रहे इसलिए एक इंटरेस्ट था। दोनों ही है, सर की क्लिनिक भी है, वहाँ से भी थोड़ा बहुत हम लोग सेवा कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा था जहाँ से अगर हम लोग बुनियाद सही मजबूत बनाएंगे तो शायद आगे जाके अम्बेडकर नगर बहुत नाम रोशन करेगा, जो कि अभी कर भी रहा है। यहाँ से सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, आगे और ऐसा ही करता रहे, बस यही उम्मीद है हमारी। वर्तिका मैम, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आपका विद्यालय में जो बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या सरकार के सामने है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो हमारी शिक्षा है उसमें स्किल चूंकि डेवलप नहीं हो पाता बच्चे का, उसके कारण भी उसे बेरोजगारी झेलनी पड़ती है और वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाता? सर बिल्कुल, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग ज़रूर दें। कि पढ़ाई तो एक तरफ, लेकिन अगर बच्चा कोई कारपेंट्री सीखना चाहता है, पॉटरी सीखना चाहता है, या कोई भी और स्किल उसमें डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा हो, हर बच्चे में एक अपना टैलेंट होता है और वो टैलेंट निखारना स्कूल का काम है। तो हमें लगता है एज अ स्कूल हमें बच्चे को वो एक्सपोजर देना है, वो मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं जिसमें वो निखर के आ सकता है। इसीलिए स्कूल को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल बोला गया कि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करिए, आपकी जितनी एडिशनल चीज़ें हैं, चाहे वो कारपेंट्री हो, पॉटरी हो, या कुछ भी हो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसको हम पॉलिश करें, उसको निखारें कि आगे चल के वो अपना ही कुछ स्टैब्लिश करना चाहे तो वो कर सके, कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। तो अगर हमें लगता है इस स्तर का हम एजुकेशन देंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बेसिक से भी मैम साहब डिस्कस कर रहे थे, फेस करती हूँ कि जब पेरेंट्स आते हैं इस शहर में तो शायद एक लड़का और लड़की, उनके 2 बच्चे होते हैं और अगर फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो अपने बेटे को चुनते हैं कि हम स्कूल में डालेंगे, बेटी प्राइमरी में ही पढ़ लेगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस जनरेट करना कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उनका अपना इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना ही एक लड़के के लिए है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने और मैम ने जब ये स्कूल खोला, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चाहे हम यहाँ कर पा रहे हैं कि हम नहीं ये पेरेंट अफोर्ड कर पाते तो शायद डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इनकी बेटी है, इनको हम पढ़ा लेंगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम वो एजुकेशन फ्री में भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को कि नहीं आप पढ़ो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, पेरेंट को इससे मोटिवेट भी करते हैं और उनके दिमाग में चेंज भी लाते हैं कि नहीं, जितना इंपॉर्टेंट वो लड़के के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी बिटिया के लिए भी है। प्रतिका मैम, आप जब यहाँ पे आई, आप लखनऊ में हैं थी, आप एडवोकेट थी, आप एक दूसरी ज़िंदगी जीती थी, आपने एक अपना ट्रेंड चेंज किया, तो क्या सोच के कितनी दुश्वारी अभी हो रही होगी इस, मैं फिर कहूँ कि थोड़ा सा इलाके में रहने पे, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, ग्रामीण इलाका है, तो क्या चेंजेस करने पड़े आपको अपने अंदर?
सर यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम और शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन जैसे आपने अभी मेंशन किया कि बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एजुकेशन में 12 साल 14 साल काम किया। तो यहाँ पे जो मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों का बेस बहुत ज़्यादा वीक है, जो शहर में ऑटोमेटिकली बचपन से स्ट्रांग होता है। क्यों? एक तो पहली चीज़, उनके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मतलब मोस्ट ऑब्वियसली वहाँ से एक अच्छे बैकग्राउंड से पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मदर्स अनएजुकेटेड हैं, और अगर मदर्स अनएजुकेटेड होती हैं तो बच्चे को उसका रेगुलर काम करने में, उसकी डेली दिनचर्या में उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कहते हैं ना, एक लेडी पढ़ेगी तो पूरी फैमिली पढ़ेगी। ये बहुत ही सही चीज़ है जो मुझे यहाँ के फील हुई, क्योंकि बच्चों को होमवर्क करने में चैलेंज है, बच्चे घर में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, आपको अच्छे लोकल ट्यूटर्स नहीं मिलेंगे, ट्यूशन्स नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ने जब ये स्कूल खोला तो हम लोगों ने पेरेंट्स से बहुत साफ कहा कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम इतनी आपकी मदद करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में जो पढ़ के जाएगा, और इवन हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं बच्चे के लिए। इवनिंग में भी कुछ उसको मेंटोरशिप चाहिए, हम दे रहे हैं उसको, फ़ोन पे हम अवेलेबल हैं, बच्चे को कुछ गाइडेंस चाहिए, हम उसके पास रेगुलर हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें करनी पड़ रही है, तभी हम वो थोड़ा सा चेंज ला पाएंगे। मेहनत डबल है शहर से, नहीं करेंगे तो हम चेंज नहीं ला पाएंगे। ठीक है रजनी मैम, आपने जब विद्यालय खोला तो आप यहाँ पे आपके मन में एक गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात थी, और वो कितना दुश्वारी पैदा हुई आप यहाँ पे स्टाफ खोजने में, टीचर खोजने में और लोगों को कन्विंस करने में। जैसे उन्होंने कहा कि लोग आते थे, एक लड़की को छोड़ के लड़के को पढ़ाते थे, तो मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब कई लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो अगर टैलेंट है तो हम बिना फीस के कारण उनको शिक्षा नहीं रोकेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्कॉलरशिप स्टार्ट किया है, हमारे स्कॉलरशिप का नाम एकेडमिक कार्निवल है। उसमें हम लोग लड़कियों को तो जो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं उनको देखते ही हैं, इवन जो बच्चे एजुकेटेड हैं, कहीं से आए हैं और उनका एक अच्छा स्तर है, उनका एक लेवल है, अगर हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उनके भी डिस्काउंट्स होते हैं। उसमें फिर हम लोग बायस नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, खाली बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षमता हो आगे बढ़ने के लिए, उसको हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं। हाँ, जहाँ तक स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात है, थोड़े तो चैलेंजेस यहाँ पे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल का लाते हैं तो आपको स्टाफ भी ऐसा चाहिए होता है जो उस करिकुलम को अडाप्ट करके बच्चों को पढ़ा सके। तो आपको स्मार्ट टीचर्स चाहिए होते हैं, डिजिटल बोर्ड चलाने वाले टीचर्स चाहिए होते हैं, जिनको बेसिकली रोबोट्स की नॉलेजेस होती हैं, जो सारे करिकुलम्स कभी ना कभी कहीं पढ़ाए होते हैं, उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़े चैलेंजेस यहाँ पे आए, तो हमने कोशिश करी है कि मोस्टली उन टीचर्स को हायर किया जाए जिनको इस तरह के स्कूल्स में पढ़ाने के लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, और मोस्टली इसलिए बाहर से आए। तो इसमें जो बेसिक चैलेंज हमें आया वो ये आया कि उनकी सेफ्टी, उनका रेंट, उनका हाउस, उनको आने जाने की सारी फैसिलिटी हम लोग खुद यहाँ पे देते हैं। उनको हम लोग खुद यहाँ पे एकोमोडेशन देते हैं, उनको आने जाने का ट्रांसपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये नई जगह है, वो शिफ्ट हुए हैं, आए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करानी पड़ी, जो शहरों में आपको ईजिली अपने घर से लोग आए चले गए, जॉब कर लिए हो जाता है। ये एक दिक्कत। अच्छा मैम, ये नहीं लोगों ने कहा, कई लोगों को आपने अप्रोच किया होगा कि आप आइए, वो कहेंगे भाई आपकी इच्छा है, आप समाज सेवा गाँव में करो, पिछड़े इलाके में करो, हमें तो मेट्रोपॉलिटन में ही रहना है। तो आपको लगा कि वो प्रतिभा खोजने में थोड़ा मुश्किल हुई? वर्तिका मैम तो आके शिफ्ट हो गई यहाँ पे, लेकिन इस तरह के और लोगों ने, कई लोगों ने ये प्रॉपर आपका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होगा कि ग्रामीण इलाका है। ये चैलेंज आता है और आज भी है, ऐसे बहुत से हैं लोग। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं, हम लोग जब साइट पे डालते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, एड्स डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि अकबरपुर जो है कानपुर के बगल में एक छोटा सा अकबरपुर है, तो उन लोग अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग बताते हैं कि हम लोग नियर टू अयोध्या हैं, तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैम ये वो वाला कानपुर है, ये वो वाला अकबरपुर है, हम लोग को लगा कानपुर के बगल वाला है। तो ये कन्फ्यूजन होती है, उसमें हमारे लगभग 70 to 80% कैंडिडेट छट जाते हैं, और 10 to 5 to 15% कैंडिडेट्स रह जाते हैं जो रीलोकेशन के लिए रेडी होते हैं। और मोस्टली जो रीलोकेशन के लिए भी रेडी होते हैं उनके पास चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल्स में थोड़ा सा, जैसे 1 to 5 जो प्राइमरी सेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि फीमेल टीचर्स आएँ, बच्चों को जो एक मदरली मिलता है, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको अच्छे से केटर हो सकता है। तो फीमेल टीचर्स का रीलोकेशन बहुत टफ होता है, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे, उनकी फैमिली भी होती है। तो कहीं ना कहीं
कहीं ऐसे लोग आते हैं जिनके हस्बैंड जो हैं ज़्यादातर बाहर काम कर रहे होते हैं, ट्रेवल्स पे होते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फीमेल्स को रिलोकेट करने के लिए, क्योंकि मेल्स तो ईजिली रिलोकेट कर सकते हैं, बट अगर एक फैमिली में कोई फीमेल कहती है कि मेरे को रिलोकेट करना है, तो वो एक फैमिली का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो वो एक बार आके चेक करते हैं कि अगर वो रिलोकेट एक बड़े सिटी से हो रहे हैं तो क्या उनके बच्चे को जो एजुकेशन मिल रही है वो उस लेवल की है कि नहीं है। तो वो जब यहाँ आते हैं तो मोस्टली सब एग्री कर जाते हैं चीज़ के लिए, यहाँ का एनवायरनमेंट देके, यहाँ के स्टाफ देके। इवन उनको भी बहुत टफ होता है कि यहाँ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके पढ़ाना। उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है, इंडक्शन प्रोग्राम हम लोग 3 डेज़ का करते हैं, तब जाके उन लोग यहाँ पे आगे काम कर पाते हैं। तो चैलेंज तो ये है, चैलेंज तो सर मैं जब यहाँ पे आई तो मेरी भी डॉटर है, 10 इयर्स की है, ग्रेड 5 में पढ़ रही है। तो मैं भी शिफ्ट हुई वहाँ लखनऊ में एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। सबसे पहले मैंने आके खुद यहाँ का पूरा करिकुलम पढ़ा और समझा कि क्या ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए बेस्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है शहर से यहाँ पे आना। लेकिन यहाँ का जब सिस्टम देखा हम लोग ने, सब मैंने समझा, तो सिस्टम वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जितना भी यहाँ पे लैब का इम्प्लीमेंटेशन है और उसका जो मतलब जो आउटकम निकल रहा है वो इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि हर बच्चे कि वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और आगे आने वाले सालों में मैं दावे से कह देती हूँ कि मैं किसी भी शहर के अच्छे स्कूल से हम compete कर पाएंगे। हमारे बच्चे हर जगह बाहर जाएंगे, हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे और आप देखिएगा उनको इतना एक्सपोजर दे देंगे कि वो किसी मतलब ये नाम रहेगा कि हम ब्रेन सीड से पढ़ के आए। ब्रेन सीड विल बी अ ब्रांड वन डे, दैट आई कैन से फॉर श्योर। अच्छा वर्तिका मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि जो ये कहा जाता है कि एक शिक्षा माफिया का एक प्रभाव है, तो वो इन स्कूलों में भी दिखाई देता है क्या? ऐसा भी आपको मुश्किल हुई कि कोई शिक्षा माफिया से टकराना पड़ा हो या कोई दुश्वारी पेश आई हो? सर वैसे तो नहीं, लेकिन कोई भी नया कॉम्पिटिटर जब मार्केट में आता है तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होती है मार्केट में। तो ये माहौल का थोड़ा तो हमें फेस करना पड़ा। कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ोन कॉल्स भी आए, बहुत चीज़ें हम लोगों ने फेस की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों चार्ज कर रहे हैं या कंप्लेन कर देंगे। तो बहुत फेक कॉल्स भी हमने झेली हैं, या टीचर्स ने ऐसा कर दिया, उनके अगेंस्ट कंप्लेन रेज कर दी। कभी एसपी ऑफिस से फ़ोन आएगा, कभी कहीं से आएगा। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट रही है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी कोई नई चीज़ आएगी और वो ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी और होगी। तो लेकिन हमें जो लगता है सर, इसीलिए हम एक बहुत बड़ा साइंस एग्जीबिशन कराते हैं अपने स्कूल में, एपीस्टीम नाम से, और वो बहुत ही ग्रैंड होता है। तो उसमें हम लोग ने, मैम का सजेशन था कि हम हर स्कूल को इनवाइट करेंगे। तो हमने हर स्कूल को इनवाइट भी किया, उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनाई कि हम अकेले अम्बेडकर नगर में एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं कर सकते हैं। हर स्कूल जब उस लेवल का होगा तब वो शिक्षा अच्छी होगी। तो हमारे अकेले करने से नहीं होगा, सबको वो स्टैंडर्ड रेज करना है। और किस जी आप वर्तिका जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपको क्या लगता है कि शिक्षा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और क्या वो सुधार होना चाहिए शिक्षा में जो आपको लगता है कि शिक्षा की दिशा और दशा बदल देगा? सर, कोई भी स्कूल अपनी बिल्डिंग से नहीं चलता है, कोई भी स्कूल अपनी टीम से चलता है। तो सुधार सबसे ज़्यादा ये चाहिए, मुझे लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको इतनी वैल्यू देनी चाहिए कि जो बहुत स्किल्ड लोग हैं वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। तो जब स्किलफुल लोग ही इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने लगेंगे और अपना स्किल शेयर करने लगेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। मुझे अभी भी लगता है जब हम टीचर्स हंट में जाते हैं तो मैक्सिमम लोग सिंपल ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ नहीं निकला एग्जाम तो बीएड कर लिए होंगे। मतलब ये टीचर्स खुद ही बोलते हैं कि मैम वो नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो सोचे टीचिंग में आ जाए। तो ये जवाब मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा कभी। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं टीचिंग मेरा पैशन है, मिले ना मिले मैं पढ़ाऊंगी। तो ये वाला जब पैशन आएगा लोगों में, और ये पैशन शायद गवर्नमेंट सपोर्ट से भी आएगा जब हम उस चीज़ को वैल्यू देने लगेंगे। तो मुझे लगता है अगर स्किलफुल लोग इस इंडस्ट्री में आने लगे तो एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाना है। ठीक है जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है कि सरकारें बात तो शिक्षा की करती हैं, सभी लोग शिक्षा की बात करते हैं, क्या सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि जो शिक्षा को बढ़ावा दे, या आपको लगता है कि सरकारों को भी सोचना होगा कि अगर देश तभी विश्वगुरु बनेगा जब हमारी बुनियादी शिक्षा सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी? नीति तो जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी आई है और इवन हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बस गवर्नमेंट को एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग हर जगह इम्प्लीमेंट करें और जैसा उन्होंने दिया है वैसा इम्प्लीमेंट हो। कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो सिर्फ दिखाने के लिए हो जाता है। आपको भी पता है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए तो
वो हमेशा सोसाइटी हर चीज़ के लिए बेटरमेंट के लिए ही काम करेंगे। और गवर्नमेंट्स को अभी भी और थोड़ा वर्क करना है इम्प्लीमेंटेशन पे ज़रूर, इम्प्लीमेंटेशंस पे। और इवन मैं ये भी कहूँगी कि गवर्नमेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को भी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों पे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन और बेटर बनाने के लिए, बल्कि साथ में करेंगे तो और बेटर सोसाइटी और बच्चों को क्रिएट कर पाएंगे हम लोग, फ्यूचर अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों ने देखिए किस तरह से एक स्कूल चला रहे हैं पिछड़े इलाके में, और इनकी बातचीत से साफ है कि इनके लिए शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं। कैमरामैन वाहिद के साथ तकलीफ मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।